दोस्तों नमस्कार, आपको हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है, इस वीडियो में हम सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे, जिसमें प्रश्न 1 नंबर दीर्घोत्तरीय ही है। प्रश्न में करा कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? चलिए उत्तर जानते हैं। यह 100% सही है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ग्रहण नहीं कर सकती है। हम देखते हैं कि कभी कभी विभिन्न समुदायों के विचार विभिन्न ही है, लेकिन उनका हित समान होता है। यह समान हित ही है कि सामुदायिक विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता के भाव बने रहते हैं। यह हमेशा की बात हो गई है कि विभिन्न संपन्न राज्यों में बिहारियों को अनेक तरह से सताया जाता है। बिहारी के रूप में सताए जाने वाले लोग एक समुदाय के समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक समुदाय के नहीं होकर अनेक समुदाय के होते हैं। यहाँ समुदाय का अर्थ जाति है, लेकिन बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में सताए जाने वाले के कारण उनमें एकता बन जाती है, जो एक समुदाय का रूप ले लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक अंतर कब और कैसी सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है? इसका उत्तर, सामाजिक अंतर भारत में केवल जाति ही नहीं है, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में अंतर पैदा करती है। एक जाति के होने के बावजूद यदि शिक्षा और अर्थ शक्ति में भेद है, तो यहाँ भी सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं। लेकिन यह सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है जब एक दूसरे से अपने को उच्च और दूसरे को नीच समझने लगते हैं। जब सामाजिक विभाजन स्पष्ट होने लगता है, तब जाति गौण पड़ जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसी प्राचीन परंपरा रही है, शादी विवाह अपनी जाति में ही होती है, लेकिन क्या शिक्षित और धनी व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह अपनी ही जाति के अशिक्षित और गरीब की लड़की से करने के लिए राजी होगा? आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अपने बराबरी के परिवार की लड़की से ही करना चाहेगा। यहीं पर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप होने लगता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे क्लियर करें, इसे स्पष्ट करें। इसका उत्तर, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम के फलस्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में न केवल परिवर्तन होता है, बल्कि हो चुका है। भारत के संदर्भ में तो यह और भी अधिक दृष्टिगत होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों की उत्थान की बात नहीं सोची गई होती, तो आज भारत का विखंडन हो गया होता। दबे कुचले और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अग्रहों के समक्ष, मतलब बड़े जाति के समक्ष लाने के लिए संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया है। संविधान तो उन्हें संरक्षण देता है, साथ ही राजनीतिक दल भी दलितों को आरक्षण देने की बात कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। अल्पसंख्यकों को भी कुछ ऐसी स्थिति है, इनको लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन यानी लोभ दिए जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, जिससे विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है। उसकी पारिवारिक स्थिति तो आर्थिक रूप से मजबूत हो ही जाती है, समाज में उसे आदर भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी के समाज में अन्य लोग जहाँ के वहीं रह जाते हैं। तात्पर्य यह है कि आरक्षण का लाभ व्यक्तिगत यानी प्रॉपर होकर के रह जाता है, दूसरे समाज में उसका कोई लाभ नहीं मिलता। भारत में यह खुलेआम देखा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर यानी सामाजिक न्याय के संदर्भ में उसी का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर जानते हैं। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच का आर्थिक अर्थ यह है कि 1970 से आज तक का समय। 1970 के पहले तक 1967 की राजनीति पर स्वर्ण जातियों यानी बड़े जातियों का दबदबा था। विधानमंडल और संसद के लिए आरक्षित स्थानों पर ही टिकट दी जाती थी। विशेष को अपने चहेते को ही देते थे, विशेषकर अपने चहेतों को ही देते थे।
अपने पार्टी के लोग के ही देते थे। आरक्षण के तहत प्राप्त सुविधा प्राप्त नेताओं का रहना सहना, उनकी शिक्षा दीक्षा और आर्थिक स्थिति अपनी जाति के अन्य लोगों से काफ़ी विकसित हो गई और वे स्वर्णों की श्रेणी में आ गए। इनका एक अलग समाज बन गया। 70 से 90 तक यानी 1970 से 1990 तक के दशकों के बीच इस स्थिति के बदलाव के लिए संघर्ष चलता रहा। 1990 के दशक के बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया। दलितों में जागृति की अवधारणा राजनीतिज्ञों को प्रभावित करती रही। यही कारण था कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने महादलितों की अवधारणा को मजबूती दी और उनमें जागृति उत्पन्न की। दलितों के नाम पर सुविधाभोगी लोगों पर इनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देखी गई। आज की स्थिति है कि पिछड़ी जातियों के साथ साथ आज की राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झूलता दिखाई पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि दलित मुख्यमंत्री को अग्रणी जातियों का सहयोग लेना पड़ रहा है, जबकि कभी उन्हें मनुवादी कहकर अपमानित भी किया जाता था। आज लेकिन उसी का सहायता लेकर के वोट लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। उत्तर हो जाएगा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम तो सबसे पहले सरकार के गठन पर पड़ता है। विधायक या सांसद में विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व रहता है। किसी राजनीतिक दल में भी विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि रहते हैं। सरकार का गठन करते समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह ध्यान देना पड़ता है कि सरकार में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का पहला परिणाम सरकार के रूप पर पड़ता है। दूसरा परिणाम यह पड़ता है कि अलग अलग समाज में एकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए भारत के समाजों को ले सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की वेशभूषा, खान पान, भाषा आदि में भिन्नता के बावजूद भी अपने को भारतीय समझते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत टुकड़ा टुकड़ा हो गया होता आज। इसके बाद चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। ऑब्जेक्टिव 6 में है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्याख्या पर लागू नहीं था। चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका सही उत्तर डी ही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बयान दिया हुआ क नंबर में देखिए, क में दिया हुआ जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराती है वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ख में है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ग में दिया हुआ सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन से बयान सही है? क ख ग या क और ख या ख और ग या सिर्फ ग? तो इन ऑप्शन में क और ख सही है, तो केवल बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए में है किंग मार्टिन लूथर, बी में है महात्मा गांधी, सी में है ओलंपिक धावक टोमो स्थित एवं जॉन कॉलोस और डी में है जेड गुरी। यानी जेड गुरी जो है लोकतंत्र के रंग भेद में विरोधी नहीं थे, तो डी नंबर सही हो जाएगा जेड गुरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित का मिलान करें समूह ए से समूह बी का। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्या है? इस्लाम। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट। दोस्तों इस वीडियो में हम केवल प्रश्न नंबर 9 तक का ही क्वेश्चन आंसर आपको दिखाया है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जहां तक है 22 तक वहां तक दिखा देंगे। तो हमारे यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने कॉपी में नोट करके इसे याद करना ना भूलें। सबसे बड़ा ये काम है, अपनी कॉपी में नोट करके याद करें। याद क्या कीजिए, यदि बार बार आप पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, गारंटी है याद होना निश्चितता है ही।